दोस्तों, मैं जेके मौर्य आप लोगों के लिए लेके आया हूँ राजनीति शास्त्र विषय पर आधारित यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए स्पेशल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमेशा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। आज हम उदारवाद हमारा टॉपिक है और इस उदारवाद टॉपिक से रिलेटेड हम क्वेश्चंस देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, उदारवाद निश्चित दर्शन कब बना। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर में बताया था कि उदारवाद जो है वो 19वीं शताब्दी में निश्चित दर्शन बना था। जी हाँ दोस्तों, ये 19वीं शताब्दी में निश्चित दर्शन बना था और इसका श्रेय जाता है जेएस मिल को, एडम स्मिथ को एवं हर्बर्ट स्पेंसर को। उदारवादी विचारक जो थे ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता व राज्य की सत्ता को परस्पर विरोधी मानते थे। मतलब व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राज्य की सत्ता, ये कहते थे दोनों एक साथ कैसे हो सकती है। अगर राज्य की सत्ता ज़्यादा मजबूत हो जाएगी तो वो व्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करेगी। तो इसलिए इस कारण हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सर्वोत्तम राज्य वह है जो न्यूनतम शासन करे और न्यूनतम शासन करे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राज्य की प्रकृति और कार्यों की उदारवादी अवधारणा का सर्वोत्तम प्रतिपादन किसकी रचनाओं में मिलता है। ऑप्शन है जॉन लॉक, कार्ल मार्क्स, बर्नार्ड हे बोसांके और नॉर्मन एंजल। तो इसका सब जो आंसर है वो होगा जॉन लॉक। जॉन लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है। उदारवाद के विकास में जॉन लॉक की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए एम सेलिगर ने द लिबरल पॉलिटिक्स ऑफ जॉन लॉक में लिखा है कि लॉक ऐसा पहला राजनीतिक दार्शनिक था जिसने आधुनिक उदारवाद को चिंतन की विस्तृत और प्रभावशाली पद्धति के रूप में प्रस्तुत किया। लॉक की टू ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट, लॉक की ये एक रचना है टू ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट, जिसमें उदारवादी अवधारणा का सर्वोत्तम प्रतिपादन किया गया है। तो दोस्तों ये भी आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से उदारवाद का जनक किसे माना जाता है। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि उदारवाद का जनक किसे कहते हैं, जॉन लॉक को। और इनकी जो रचना थी टू ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट, इसी के अंतर्गत इन्होंने राज्य शक्ति के दैवीय अधिकार के सिद्धांत का खंडन किया था। क्योंकि पहले राज्य के दैवीय अधिकार का सिद्धांत था तो उसका खंडन किया और राज्य को न्यास कहा, जिसका लक्ष्य लोगों के प्राकृतिक अधिकारों का संरक्षण है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश उदारवाद में समष्टिवादी विद्रोह के प्रणेता कौन थे। तो इसमें हमें देखना है ग्रीन, ब्रेडले, बोसांके और उपरोक्त सभी। तो इसमें जो है इंग्लिश उदारवादी परंपरा में आदर्शवाद को स्वीकार्य बनाने का कार्य ग्रीन, ब्रेडले और बोसांके ने किया था। तो ऐसा नहीं मान लेना चाहिए कि इंग्लैंड में आदर्शवादी आंदोलन पूर्ण रूप से जर्मन आदर्शवाद का ही उपज था। ऑक्सफोर्ड के आदर्शवादियों को कांट और हीगल की अपेक्षा प्लेटो और अरस्तु से भी प्रेरणा मिली थी। इस आंदोलन ने अंग्रेज जनता के सामने विश्व के संबंध में एक आध्यात्मिक धारणा रखी, जिसके आधार पर ग्रीन व अन्य विचारकों ने राज्य के नैतिक जीवन के एक आदर्शवादी सिद्धांत की धारणा रखी। तो इसमें हमारा ये तीनों सही हो जाएगा, ग्रीन, ब्रेंडले और बोसांके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही वक्तव्य है। तो इसमें देखिए पहला है, एक कल्याणकारी राज्य का समाजवादी राज्य होना आवश्यक है। कोई ज़रूरी नहीं कि एक कल्याणकारी राज्य जो हो वो समाजवादी हो, इसलिए ये गलत हो गया। एक पूंजीवादी राज्य भी एक कल्याणकारी राज्य हो सकता है। तो देखते हैं। तीसरा है, एक समाजवादी राज्य एक उदारवादी राज्य हो सकता है। तो इसमें बताना है कि कौन सा वक्तव्य सही है। तो समाजवादी राज्य उदारवादी नहीं हो सकता है, ये आपका गलत हो गया। क्योंकि समाजवादी होगा तो व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं मिल पाएगी, क्योंकि उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है और जबकि समाजवाद जो है वो राज्य की अवधारणा को बढ़ाता है। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। एक उदारवादी राज्य को प्रति उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण रखना चाहिए। जो उदारवादी राज्य है उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण कैसे रख सकता है, नहीं रख सकता है, क्योंकि उदारवादी राज्य जो होता है वो पूंजीपतियों का सहयोग करता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को मानता है। तो उदारवादी राज्य उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण
नहीं रखेगा तो ये भी गलत हो गया। अब बचा हमारा दूसरा, ये दूसरा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये आज का जो करंट सिनारियो है, इसमें जो कैपिटलिस्ट स्टेट हैं, पूंजीवादी जो राज्य हैं, वो भी कल्याणकारी राज्य की भूमिका की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नव उदारवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो नव उदारवाद के प्रवर्तक इसमें दिया है तुर्खिम, नोजिक और राल्स। तो इसमें जो है नव उदारवाद के प्रवर्तक में नाम आता है नोजिक का। नव उदारवाद के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो नव उदारवाद था वो समकालीन विश्व में अहस्तक्षेप की नीति को फिर से लागू करने की बात करता है। जैसा कि परंपरागत उदारवाद में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल दिया गया था और राज्य की सत्ता को चुनौती दी गई थी, तो इसी तरह से उसके बाद आधुनिक उदारवाद आता है जो लोक कल्याणकारी राज्य की बात करता है। और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए आपको पता है कि राज्य का हस्तक्षेप होना चाहिए। तो इस तरह से जो फिर से नव उदारवाद आता है तो उसमें कहा जाता है कि राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और यह जो है कल्याणकारी राज्य को आर्थिक विकास में बाधक मानता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, प्रतिभाशाली और कर्मठ वर्गों पर भारी कर लगाया जाता है और जो अकर्मण्य लोग हैं, जो नहीं कुछ कर पाते हैं, जो गरीब हैं, उनका वो पोषण करता है। उनके लिए अस्पताल बनाना या स्कूल बनाना या बहुत सारे कल्याणकारी कार्य किए जाते हैं जो इन लोगों से, जो कर्मठ लोग हैं, उनसे टैक्स लेके किया जाता है। तो यह जो विचारधारा है संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन में विशेष रूप से लोकप्रिय हुई और इसमें जो है रॉबर्ट नोजिक इसमें प्रमुख है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है, इसमें दो सूची दी गई है और इसको एक दूसरे से मिलाना है। तो इस क्वेश्चन को, इसमें जो परंपरागत उदारवाद है वो राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है, क्योंकि परंपरागत उदारवाद में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर ज़्यादा बल दिया गया है और राज्य की सत्ता को चैलेंज किया गया है, जो दैवी सत्ता का कॉन्सेप्ट था। तो ये राज्य को आवश्यक बुराई मानता है। जो उदारवादी आदर्शवाद है वो मानता है कि जो राज्य है वो एक आवश्यक भलाई है, जो आवश्यक भलाई का कार्य करती है। हीगलवादी जो आदर्शवाद है वो कहता है कि राज्य नैतिकता व विधिकता की अभिव्यक्ति, नैतिकता और विधिकता की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। और जो मार्क्सवाद है वो राज्य को उत्पीड़क संस्था मानता है और मार्क्सवाद कहता है कि राज्य जो बनाया गया है वो किसने बनाया, पूंजीपतियों ने बनाया है, क्योंकि राज्य में जो टॉप लेवल पे होते हैं वो क्या होते हैं, वो पूंजीपति लोग होते हैं, पैसे वाले लोग होते हैं। उन्होंने ही राज्य बनाया है अपनी भलाई के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इस तरह से जो हमारा ये मैचिंग होगा आप देख लीजिएगा। हमने 1 को किससे मिलाया है, 3 से, तो 1 में ये 3 इन दोनों में है तो इसको काट दीजिए और इसको काट दीजिए। 2 सी में 4, सी में देखिए कौन सा है, सी में 4 है, ठीक है, और डी में 1, तो ये आपका सही हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 8वां क्वेश्चन, निम्न में से नव उदारवाद का प्रमुख तर्क क्या है? नव उदारवाद का प्रमुख तर्क क्या है? अभी हम लोगों ने नव उदारवाद के बारे में बात की थी, चलिए देख लेते हैं। नव उदारवाद में बाजार संसाधनों का सर्वोत्तम इस्तेमाल करता है। ये है ये वर्ण है, वर्ण के परास को मजबूत करने के लिए सक्षम कर संसाधन व्यक्तियों और समूहों को प्रदान किए जाने चाहिए। सी कहता है एक योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था अकुशल और अपव्ययी होती है। और चौथा जो है वो कहता है निजी क्षेत्र के प्रभुत्व वाली किसी अर्थव्यवस्था का उत्पादन और प्रयोग में ज्ञान और प्रौद्योगिकी का विनियोजन अव्यहित और अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी है। तो दोस्तों पूछ रहा है इसमें कि नव उदारवाद का तर्क नहीं है। तो नव उदारवाद, जैसा कि अभी हम लोगों ने बात किया था कि जो नव उदारवाद था उसने अहस्तक्षेप की, यानी कि राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ये बात करता है। तो अगर इसमें देखें तो बाजार संसाधनों का सर्वोत्तम इस्तेमाल करता है, सही होगा, क्योंकि जब हम पूंजीपतियों को, यानी कि हम व्यक्ति को खुला छोड़ देंगे तो बाजार आएगा और बाजार आएगा पूंजीपति, ये सही हो जाएगा। जो तीसरा, एक योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था अकुशल और अपव्ययी, यानी कि प्लान्ड इकोनॉमी, जैसे कि भारत में अपनाई गई थी। प्लान्ड इकोनॉमी का मतलब समाजवादी, तो उसमें क्या होता है
जैसे रूस में हुआ था, रसिया में मॉडल फेमस हुआ था। तो ये कह रहा है कि योजनाबद्ध जो अर्थव्यवस्था है अकुशल और अपव्ययी होती है, ठीक है। और जो फोर्थ है, निजी क्षेत्र के प्रभुत्व वाली किसी अर्थव्यवस्था, तो ये भी सही हो गया। अर्थव्यवस्था का उत्पादन और प्रयोग में ज्ञान और प्रौद्योगिकी का विनियोजन अव्यहित और अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी होता है, ये भी बहुत सही है क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरफ इशारा कर रहा है। तो अब बचा आपका कौन सा, ये दूसरा वाला है जो गलत है। वर्ण के परास को मजबूत करने के लिए सक्षम कर संसाधन व्यक्तियों और समूहों को प्रदान किए जाने चाहिए, ये नव उदारवाद नहीं कहता है। तो ये आपका गलत हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में उदारवाद द्वारा निवेदन किया गया, किस चीज़ के लिए निवेदन किया गया? सामाजिक सुधारों के लिए, निःशुल्क शिक्षा सहायता के लिए, विचार अभिव्यक्ति भाषण, ये भाषण लिखा है, लेखन और प्रकाशन की स्वतंत्रता के लिए, निःशुल्क शिक्षा के लिए। तो जैसा कि आपको पता है कि जो उदारवाद है वो क्या करता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है, व्यक्ति को खुला छोड़ देने की बात करता है, और इस तरह से वह क्या करता है, कैपिटलिस्ट इकॉनमी की बात करता है, यानी कि जो जितना चाहे जैसा चाहे वैसा अपना विकास करता चला जाए। तो निःशुल्क शिक्षा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि उदारवादी राज्य की परिकल्पना है। सामाजिक सुधार की भी बात नहीं करता है और निःशुल्क शिक्षा सहायता की भी बात नहीं करता है। ये क्या करता है, कहता है खुला छोड़ दो, व्यक्ति को खुला छोड़ दो, विचार अभिव्यक्ति भाषण लेखन प्रकाशन की स्वतंत्रता की बात करता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन नव उदारवाद से संबंधित है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, तो हम लोगों ने कुछ नाम लिए थे और इसमें जो तीनों नाम दिए हैं ये हायक हैं, मिल्टन फ्राइडमैन, रॉबर्ट नॉजिक, ये तीनों जो हैं वो नव उदारवाद से संबंधित हैं। तो दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, आपको इनके जो है जो विचारक हैं उनके बारे में भी जानना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, अनियंत्रित बाजार आधारित पूंजीवाद का परिणाम होगा। अनियंत्रित यानी अनकंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड का मतलब बिल्कुल कैपिटलिस्ट इकॉनमी की बात हो रही, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात हो रही है, उसको खुला छोड़ दे रही। उसमें क्या होगा, कार्यकुशलता, उत्पादन वृद्धि और व्यापक संपन्नता। यह विश्वास किससे जुड़ा है, अभी हम लोगों ने बात किया, आप लोग बताइए इसको जल्दी से, आप लोग समझ गए होंगे। तो इसमें कौन सा होगा, नव उदारवाद के साथ। नव उदारवाद क्या था, रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म की बात करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिवाद का महान समर्थक कौन है? तो आप लोगों को आंसर इसका पता ही होगा मोस्टली लोगों को। इसमें कौन है, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ जो है उन्होंने लेजर फेयर का सिद्धांत दिया था और इन्होंने कहा था कि बाजार व्यवस्था को कोई हस्तक्षेप न किया जाए, उसमें संतुलन की स्वाभाविक प्रवृत्ति दिखाई देगी। तो इस तरह से ये स्मिथ जो थे मुक्त व्यापार और प्रतिस्पर्धात्मक एक कम्पिटेटिव मार्केट की बात करते हैं कि शानदार पैरवी करते हैं और सरकार को मुख्य रूप से केवल दो कार्य, सरकार को कहते हैं कि केवल सरकार को कितने दो काम करना चाहिए। कौन सा, राज्य की रक्षा करना इनका काम है और न्याय करना। इसके अलावा व्यक्ति को आप खुला छोड़ दीजिए, जो जितना कर पाए उतना करे, जितना अपना डेवलपमेंट कर सके उतना करे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसने कहा था कि राज्य को आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कौन था, एडम स्मिथ। तो सी जो है इन्होंने कहा था कि राज्य को आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विकास के परंपरागत दृष्टिकोण से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा, फ्रेडरिक लिस्ट, स्मिथ, रिकार्डो और माल्थस। तो इसमें जो है ये जो जर्मन अर्थशास्त्री फ्रेडरिक लिस्ट हैं आपके, तो इन्होंने विकास के परंपरागत सिद्धांत से संबंधित ये नहीं थे। इन्होंने एडम स्मिथ की आलोचना की थी और आलोचना करते हुए कहा था कि राष्ट्र की समृद्धि पूंजी पर आधारित नहीं है बल्कि यह उत्पादक शक्ति की योग्यता के विकास पर आधारित है। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इस एडम स्मिथ की आलोचना की थी। तो इसमें कौन है, फ्रेडरिक लिस्ट, परंपरागत दृष्टिकोण से ये संबंधित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संपत्ति के अधिकार की मांग किसने की थी? तो इसमें आपके सामने ऑप्शन है मार्क्सवाद, उदारवाद, समाजवाद और गांधीवाद। तो आपको तो ये पता चल ही गया होगा, इसको एलिमिनेट करके भी आप कर सकते हैं। गांधीवाद ने तो कभी बात ही नहीं की थी, इन्होंने तो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था, इन्होंने कहा था कोई मालिक नहीं होगा।
मार्क्सवाद था वो पूंजीपतियों के बिल्कुल जो है अगेंस्ट था, वो समाजवाद की बात करता है, साम्यवाद की बात करता है, तो मार्क्सवाद नहीं हो सकता है। उदारवाद जो है समाजवाद भी नहीं हो सकता है, तो आपका कौन सा होगा? उदारवाद। उदारवाद जो है हमेशा पूंजीपतियों की बात करता है, व्यक्ति को खुला छोड़ने की बात करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उदारवाद का जनक किसे माना जाता है? ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें आपको पता ही होगा, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है। ऑप्शन है डी, जॉन लॉक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ग्रीन के संपत्ति के संबंध में विचार छाप रखते हैं। क्या छाप रखते हैं भाई? ग्रीन का जो संपत्ति के संबंध में जो विचार है, तो इसमें जो है इनका ऑप्शन हो जाएगा उदारवाद का। ये भी जो है राज्य के संबंध में ग्रीन के विचार आदर्शवादी होने के पश्चात भी, या आदर्शवादी बात भी करते हैं, लेकिन संपत्ति के संबंध में उनके विचार उदारवादी हैं। अन्य उदारवादी विचारकों की भांति ग्रीन भी संपत्ति के अधिकार को व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक मानते हैं। व्यक्तिवाद या नकारात्मक उदारवाद के विपरीत वह संपत्ति के अधिकार को सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ जोड़कर देखते हैं। तो आप ग्रीन को याद रखिए, ग्रीन जो है वो जब उदारवाद की बात करते हैं तो संपत्ति के संबंध में ये विचार रखते हैं। चलिए नेक्स्ट जो है, सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले उदारवादी विचारक हैं, तो कौन है इसमें हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें देखते हैं सीवी मैकफर्सन, कार्ल जे पापर, जॉन रॉल्स और एल.डी. हाउस दिया हुआ है। तो इसमें कौन है? तो इसमें सामाजिक अभियांत्रिकी को इंग्लिश में कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी। तो सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी जो है ये कार्ल पापर ने प्रस्तुत किया था। और कार्ल पापर को राजनीतिक चिंतन और व्यवहार के क्षेत्र में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करने के लिए जाना जाता है। इनकी जो एक रचना है, द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, द ओपन सोसाइटीज एंड इट्स एनिमीज के अंतर्गत पॉपर ने विशेष रूप से 3 विचारकों की मान्यताओं पर प्रहार किया था। ये कौन कौन थे? प्लेटो, हेगल और मार्क्स की विचारों पर की मान्यताओं पर प्रहार किया था। और इन्होंने मेथोडोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म यानी कि वैज्ञानिक व्यक्तिवाद और उत्तरोत्तर परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। थ्योरी ऑफ इंक्रीमेंटल चेंज ये प्रतिपादित किया था। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? कार्ल जे पापर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा 19 क्वेश्चन है आज का। इसमें क्या है कि निम्नलिखित में से कौन एक उदारवाद की मूल मान्यता नहीं है? उदारवाद के बारे में आप लोगों ने पढ़ ही लिया है, तो इसमें देखते हैं। अधिकारों की प्राप्ति राज्य में ही संभव है। ये तो उदारवाद कभी कहता ही नहीं है, क्योंकि राज्य का विरोध करता है वो। राज्य मानव निर्मित संस्था है, तो ये राज्य जो है मानव निर्मित संस्था है, वो भी बात करता है। वो कहता है कि प्राकृतिक नहीं है। तो ये आपका जो है सही है। व्यक्ति साध्य है और राज्य साधन है, ये भी बात सही है। और राज्य की सत्ता का अधिकार व्यक्ति की सहमति है। व्यक्ति ने सहमति व्यक्त की है तभी राज्य की सत्ता मिली है, यानी कि समझौते के तहत राज्य की स्थापना की गई है। तो ये पहला जो ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि गलत कौन सा है, उदारवाद की कौन सी मूल्य मान्यता नहीं है। बाकी ये सारी जो तीनों मान्यताएं हैं वो उदारवाद की मान्यता हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें क्या दिया है? एक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उदारवाद 2 पृथक तत्वों का मिश्रण है। इसमें से एक लोकतंत्र है और दूसरा व्यक्तिवाद। यह कथन किसका है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राजनीतिक सिद्धांत का उदारवाद जो है 2 पृथक तत्वों का मिश्रण है, लोकतंत्र और व्यक्तिवाद। क्या दोनों एक साथ, मतलब दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं? जो व्यक्तिवाद कहता है, व्यक्तिवाद की जब बात आती है तो वो राज्य के हस्तक्षेप का विरोध करता है। तो लोकतंत्र और व्यक्तिवाद ये किसका कथन है? तो ये है आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। मैकवर्न ने कहा है कि लोकतंत्र और व्यक्तिवाद को मैकवर्न ने उदारवाद में अंतर्निहित 2 पृथक तत्वों का मिश्रण कहा है। आधुनिक लोकतंत्र में बहुसंख्यों का बहुमत पाया जाता है, किंतु उदारवाद बहुसंख्यकों के साथ अल्पसंख्यकों का भी ध्यान रखता है। इस प्रकार उदारवाद जो है परिवर्तन और प्रगति का संदेश देता है और व्यक्तिवाद तथा लोकतंत्र भी इसमें शामिल हैं। तो इसका आंसर आपका ए हो गया। तो दोस्तों आज हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में
हम इसको और प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों हमारी 2 सीरीज चलेगी इसी तरह से। एक में हम लोग थ्योरी वाला पोर्शन कवर करेंगे और हम आगे बढ़ते रहेंगे, और दूसरे में हम लोग कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो इस तरह से हमारी ये सीरीज आगे बढ़ने वाली है। तो दोस्तों आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर हमारा लेक्चर पसंद आता है तो आप लाइक कर दें, नहीं आता है डिसलाइक कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, गुड नाइट, मिलते हैं अगले लेक्चर में।